नमस्कार मित्रों, नरेंद्र आचार्य ज्योतिष केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विवाह लगन के बारे में। विवाह लगन का संशोधन किस प्रकार से करें, विवाह लगन का संशोधन कैसे किया जाता है। यदि पंचांग में लगन नहीं दी हुई है तो ऐसी अवस्था में आप किस प्रकार से विवाह लगन का संशोधन करेंगे। पहले क्या होता था, जब विवाह होता था तो बारात पहुंच जाती थी, 3-3 दिनों तक बारात लगन के इंतजार में रुकी रहती थी और वहां के जो पंडित होते थे, जो विद्वान होते थे, वो दोनों विद्वान बैठ करके मंडप के नीचे लगन का संशोधन करते थे कि किस लगन में कन्यादान करना श्रेष्ठ होगा, किस लगन में विवाह करना श्रेष्ठ होगा। और जब वो लगन का संशोधन कर लेते थे तो उसी लगन में विवाह संपन्न करवाते थे। तो आज हम उसी विवाह लगन के बारे में चर्चा करेंगे कि जो भी कन्यादान की लगन है, जिस लगन में विवाह करना है, यदि पंचांग में लगन नहीं दी हुई है, लगन का अभाव बता रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप किस प्रकार से लगन का संशोधन करेंगे। तो इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं। उन सूत्रों को इस प्रकार से आप अप्लाई करके और विवाह लगन संशोधित कर सकते हैं। तो जैसे इसका सूत्र दिया हुआ है, व्यय शनि खे अवनिजस तृतीये भ्रकुस्तनौ चंद्रस खलान सस्ताः लग्नेट कबीर ग्लैश्च रिपौ मृतौ लग्नेट मृतौ ग्लौर लग्नेट शुभाराश्च मदेच सर्वे। यदि कॉपी पेन लिए हो तो आप इस सूत्र को नोट कर लें, अन्यथा हम इस चक्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सूत्र लिखा हुआ है व्यय शनि, तो जो विवाह लगन, जिस लगन में आपको विवाह करना हो, कन्यादान करना हो, उस लगन के संशोधन का पहला नियम क्या है, व्यय शनि। जो भी विवाह लगन हो, मान लो मेष से लेकर के मीन तक की 12 लगनें होती हैं, उन 12 लगनों में से कोई भी आप लगन देख लो, सभी लगनों को अलग अलग प्रकार से आप संशोधित करके देख लो किस लगन में विवाह श्रेष्ठ बन रहा है। तो हमने एक मकर लगन की कुंडली बनाई हुई है। तो मकर लगन की जो हमने कुंडली बनाई हुई है, तो उसमें इस सूत्र को अप्लाई करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये संशोधित हो रही है। तो व्यय शनि यानी लग्न से 12वें स्थान पे शनि को नहीं होना चाहिए। जो भी विवाह लगन है, जिस विवाह लगन को आप संशोधित कर रहे हैं, जो कन्यादान की लगन है, उस लगन से 12वें घर में शनि का होना अशुभ बताया गया है, निषेध किया गया है। अतः विवाह लगन से 12वें स्थान पे शनि को नहीं होना चाहिए। खे अवनिजस, खे अवनिजस का मतलब होता है जो भी विवाह लगन है उस लगन से 10वें घर पे मंगल को नहीं होना चाहिए। यदि वहां पे मंगल विराजमान है तो वह लगन शुभ नहीं है। मंगल के अलावा कोई भी ग्रह यदि वहां विराजमान है तो वह विवाह लगन जो है विवाह के योग्य है, उस लगन में विवाह किया जा सकता है, लेकिन मंगल को नहीं होना चाहिए। मंगल के अलावा कोई भी ग्रह हो तो उससे कोई परेशानी नहीं है। फिर कह रहा है निजस तृतीय भृगु, जो शुक्र है उसको विवाह लगन से तीसरे स्थान पे नहीं होना चाहिए। भृगु तृतीय सूत्र को जब व्याख्या करेंगे तो यहां भी तो लिखा है व्यय शनि के अब निजस तृतीय भृगु स्तनौ, लेकिन अगर हम सूत्र की व्याख्या करते हैं तो तृतीय भृगु,
तीसरे घर पे शुक्र को नहीं होना चाहिए। विवाह लगन से जो भी तीसरा घर है, अगर उस स्थान पे शुक्र देव विराजमान है तो वह लगन विवाह के अनुकूल नहीं है, विवाह के योग्य नहीं है। शुक्र के अलावा तीसरे घर में यदि कोई भी ग्रह विराजमान है तो वह लगन विवाह के अनुकूल मानी जाएगी, विवाह के योग्य वह लगन मानी जाएगी। और हमारा सूत्र क्या कहता है? तनौ चंद्रस खला सस्ता, तनौ चंद्रस खला न सस्ता, यानी कि विवाह लगन में चंद्रमा और कोई भी पापक ग्रह नहीं होना चाहिए। चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए और कोई पापक ग्रह भी नहीं होना चाहिए। यदि विवाह लगन में चंद्रमा विराजमान है तो वह लगन भी विवाह के योग्य नहीं है, विवाह के अनुकूल नहीं है। यदि चंद्रमा नहीं विराजमान है, कोई पापक ग्रह विराजमान है, शनि विराजमान है, राहु विराजमान है, केतु विराजमान है, मंगल विराजमान है, तो पापक ग्रह विवाह लगन में शुभ नहीं माने गए, अच्छे नहीं माने गए। तो चंद्रमा भी ना हो और विवाह लगन में कोई पापक ग्रह भी नहीं होना चाहिए। और क्या कहता है सूत्र? अगला कहता है लग्नेत कविर ग्लैश्च रिपौ। रिपौ का मतलब होता है छठवां घर, शत्रु का स्थान जो होता है। तो छठवें घर पे विवाह लगन से जो भी छठवां घर है तो लगनेत कविर ग्लैश्च, तो लगन का स्वामी नहीं होना चाहिए। विवाह लगन में, विवाह लगन से जो भी छठवां घर है तो उसमें लगन का स्वामी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? चंद्रमा नहीं होना चाहिए और शुक्र को भी विवाह लगन से छठवें घर पे नहीं होना चाहिए। यदि लगन का स्वामी छठवें घर में बैठा हुआ है अथवा शुक्र बैठा हुआ है अथवा विवाह लगन से छठवें स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वह लगन भी विवाह के योग्य नहीं होती है। उस लगन में विवाह नहीं कराना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन तीनों को छोड़ करके लगन के स्वामी को छोड़ दो, चंद्रमा को छोड़ दो और शुक्र को छोड़ दो। इन तीनों के अलावा कोई भी ग्रह यदि विवाह लगन से छठवें घर में बैठा है तो वह लगन विवाह के योग्य होगी, उस लगन में विवाह कराया जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यदि ये तीन ग्रह, लगन का स्वामी यदि छठवें घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा छठवें घर में बैठा हुआ है अथवा शुक्र बैठा हुआ है तो उस लगन में विवाह कराना शुभ नहीं माना जाता है, उस लगन में विवाह वर्जित करना चाहिए। यदि तीनों इकट्ठे हैं तो ठीक है, यदि तीनों इकट्ठे नहीं है, इन तीनों में से यदि कोई भी स्थिति, कोई भी शर्त लागू होती है तो भी वह अनुकूल विवाह के योग्य लगन नहीं है। अब अगला सूत्र हमारा क्या कहता है? मृतौ। मृतौ मीन्स होता है आठवां घर। मृत्यु का स्थान होता है जन्म पत्री में, आठवें घर को मृत्यु का स्थान माना गया है, कष्ट कारक माना गया है। तो कह रहा है, सूत्र कह रहा मृतौ यानी कि आठवें घर में ग्लौर लगनेत शुभाराश्च, यानी कि आठवें घर में जो विवाह लगन से आठवां घर होता है तो विवाह लगन से आठवें घर में चंद्रमा को नहीं होना चाहिए और विवाह लगन का स्वामी नहीं होना चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए और कोई भी शुभ ग्रह भी नहीं होना चाहिए। तो यदि विवाह लगन से आठवें घर में चंद्रमा विराजमान है, विवाह लगन का स्वामी विराजमान है अथवा मंगल विराजमान है अथवा कोई भी शुभ ग्रह यदि आठवें घर में विराजमान है तो भी वह लगन विवाह के अनुकूल नहीं होती है। शुभ ग्रहों के अलावा चंद्र, शनि और मंगल के अतिरिक्त कोई भी यदि ग्रह यहाँ विराजमान है तो वह विवाह के अनुकूल है, उसमें विवाह करने में, उस लगन में विवाह करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए, चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए, शनि भी नहीं होना चाहिए। शनि मतलब हमने मकर लगन की जन्मपत्री बनाई हुई है, मकर लगन की कुंडली बनाई हुई है, इसलिए हमारा जो इस कुंडली का जो लग्नेश है वह शनि हुआ। तो यानी आप मीन से लेकर के मेष तक अथवा मेष से लेकर के मीन तक जो भी आप
लग्न चक्र बनाएंगे तो उसमें जो भी लगन का स्वामी हो तो उस लगन के स्वामी को 8वें घर पे नहीं होना चाहिए। चाहे चंद्रमा हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शनि हो, कोई भी हो, तो लगन के स्वामी को विवाह लगन से 8वें स्थान पे नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को भी नहीं होना चाहिए, मंगल को भी नहीं होना चाहिए और किसी भी शुभ ग्रह को विवाह लगन से 8वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ करके कोई भी यदि ग्रह बैठा हुआ है तो वह मान्य है, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन ये ग्रह नहीं होना चाहिए। और 7वां जो घर है विवाह लगन से, जो 7वां घर है, इस 7वें घर को ग्रह रहित होना चाहिए। इसमें कोई भी ना तो शुभ ग्रह होने चाहिए ना ही अशुभ ग्रह होने चाहिए। तो 7वां घर पूरी तरह से खाली होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि 7वां घर खाली है तो वह लगन विवाह के अनुकूल है, उस लगन में विवाह किया जा सकता है। तो एक बार हम पुनः इसको समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से नियम लगाने हैं। सबसे पहला नियम क्या है, जो भी विवाह लगन आप संशोधित कर रहे हैं तो उसमें पहले ये देख लें कि कहीं 12वें स्थान में शनि तो नहीं है। यदि शनि है तो वह अनुकूल नहीं है, तो आप उसको अलग कर दें। यानी 12वां घर शनि से रहित होना चाहिए, शनि को विवाह लगन से 12वें नहीं होना चाहिए। विवाह लगन से 10वें घर पे मंगल को नहीं होना चाहिए। विवाह लगन से 3रे घर पे शुक्र को नहीं होना चाहिए। और विवाह लगन में जो भी विवाह लगन है तो उसमें चंद्रमा को नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई पापक ग्रह वहां पे होना चाहिए। यदि कोई भी पापक ग्रह है तो वह विवाह लगन के लिए ठीक नहीं है। यानी पापक ग्रह भी नहीं होने चाहिए और चंद्रमा को भी विवाह लगन में नहीं होना चाहिए। अगला जो इसका शर्त है वो क्या है, लग्नेश शुक्र और चंद्र 6वें नहीं होने चाहिए। विवाह लगन से जो भी लगन हो, जो भी लगन का स्वामी हो, उस लगन के स्वामी को विवाह लगन से 6वें नहीं होना चाहिए, चंद्रमा को नहीं होना चाहिए और शुक्र को नहीं होना चाहिए। 8वें घर पे चंद्रमा को नहीं होना चाहिए, विवाह लगन के स्वामी को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए और किसी भी शुभ ग्रह को भी 8वें घर पे नहीं होना चाहिए। 7वां घर पूरी तरह से ग्रहों से रहित होना चाहिए। 7वें घर में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, ग्रहों से खाली होना चाहिए। 7वें घर को पूरी तरह से रिक्त होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वह लगन विवाह के अनुकूल है, उस लगन पे आप संशोधन करके विवाह को संपन्न करवा सकते हैं। यदि इसके विपरीत स्थिति बनती है तो आप दूसरी लगन का संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक बार हम सूत्र को पुनः पढ़ते हैं ताकि आपको नोट करने में और सूत्र को जानने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो सूत्र को यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। सूत्र इस प्रकार से है, व्यय शनि खे अवनिजस तृतीये भ्रकुस्तनौ चंद्र खलान सस्ता लग्नेट कबीर ग्लैश्च रिपौ मृतौ ग्लौर लग्नेट शुभा राष्ट्र मदे च सर्वे। ये सूत्र है। इस सूत्र को आप चाहें तो नोट कर लें। इसकी व्याख्या भी हमने ऊपर लिख दिया हुआ है। व्याख्या में हमने ये लिखा है कि विवाह लगन से 12वें घर में शनि ना हो, विवाह लगन से 10वें घर पे मंगल ना हो, विवाह लगन से 3रे घर में शुक्र ना हो, विवाह लगन में चंद्रमा और किसी प्रकार का कोई पापक ग्रह ना हो, लग्नेश शुक्र और चंद्रमा 6वें विवाह लगन से 6वें घर पे ना हो, चंद्रमा विवाह लगन का जो स्वामी होता है वह ग्रह है और किसी प्रकार का कोई शुभ ग्रह तथा मंगल 8वें घर पे ना हो। इस प्रकार से 7वां घर पूरी तरह से ग्रहों से रिक्त होना चाहिए, 7वां घर खाली होना चाहिए। तो ये हमने विवाह लगन के सूत्र आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया। आप इस तरीके से चाहें